नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम राजस्थान का इतिहास जो 10th क्लास की अपनी पुस्तक है, जो वर्तमान में सिलेबस में चल रही है, उसका नाम है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। ये पूरी बुक हम बहुत कम समय में विश्लेषण करने वाले हैं इसका। तो इसके लिए आपके लिए वन लाइनर जो क्वेश्चन है वो तैयार किए गए, वन लाइनर, ताकि आपको सिर्फ उत्तर दिखाई दे, न कि आपको 3 और ऑप्शन दिखाई दे, ताकि आपके माइंड में एकदम सेट हो जाए और आप जब एग्जाम में बैठें तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ आंसर का उत्तर लगा लें। तो बढ़ते हैं महत्वपूर्ण कंटेंट की ओर। सबसे पहला हमारा राजस्थान का इतिहास हम देखने वाले हैं। कला और संस्कृति को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बहुत कम समय में, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। उसको ध्यान में रखते हुए आपके लिए ये कंटेंट है वो तैयार किया गया है, बड़ी मेहनत से तैयार किया गया है। मुझे उम्मीद है कि अभी जो एग्जाम आने वाला है, सीईटी जो सीनियर लेवल का और रीट फर्स्ट और सेकंड लेवल, दोनों में आपके काम आने वाले हैं। तो देखते हैं प्रश्नों को। पहला जो अपना प्रश्न है वो है कि 18वीं शताब्दी में सर्वप्रथम राजस्थान भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉमस। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि 1829 में, साल कौन सी थी? 1829। अर्नाल्ड एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, ये बुक का नाम है। ये बुक किसने लिखी? कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में पुस्तक लिखी अर्नाल्ड एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। इसमें प्रदेश का नाम क्या रखा? राजस्थान या राजस्थान, ये प्रश्न नाम रखा गया। अर्नाल्ड एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान जो बुक किसने लिखी? कर्नल जेम्स टोड ने, साल 1829। राजस्थान का नाम कब रखा गया? तो 30 मार्च 1949 को राजस्थान का नाम सर्वसम्मति से रखा गया था। तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस आप ध्यान रख लेंगे, 30 मार्च को, साल थी 1949 की। तो 30 मार्च 1949 को राजस्थान का वर्तमान जो नाम है वो रखा गया था। वर्तमान स्वरूप में कब आया? राजस्थान वर्तमान स्वरूप में, जो वर्तमान में स्वरूप है वो 1 नवंबर 1956 को, ये भी आप ध्यान रखें। जोधपुर का प्राचीन नाम मरु या मारवाड़ या मरुवार ये है। तो जोधपुर का प्राचीन नाम क्या है? मरु, मारवाड़ या मरुवार। जांगल प्रदेश के नाम से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था? तो जांगल प्रदेश के नाम से बीकानेर और नागौर के आसपास का जो क्षेत्र है वो जांगल प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध था। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि महाभारत काल में एक राज्य के रूप में उल्लेख हुआ, वो राज्य कौन सा था? तो वो था मर्त्य जनपद, जिसका उल्लेख किसमें हुआ? महाभारत में। मर्त्य जो जनपद है उसका उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में हुआ? महाभारत ग्रंथ में। मत्स्य जनपद का विस्तार अलवर, भरतपुर, जयपुर के आसपास का माना गया है। मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। मथुरा से सटा हुआ जो क्षेत्र है धौलपुर और करौली, क्या जो भाग है वो किस जनपद में स्थित था? सूरसेन में। या ये क्या कौन सा भाग कहलाता है? सूरसेन। माही नदी के आसपास का क्षेत्र, माही नदी जो कि दक्षिणी राजस्थान में बहती है, तो माही नदी के आसपास का क्षेत्र है प्रतापगढ़ का जो भूभाग है वो क्या कहलाता है? काठल, क्योंकि माही नदी के किनारे पे बसा हुआ 56 गांवों का समूह है, उसे कहा जाता है काठल या 56 का मैदान। प्रतापगढ़ के आसपास का भाग क्या कहलाता है? काठल। 56 गांवों का जो समूह है उसे कहते हैं 56 का मैदान। और ये 56 का मैदान है, ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य स्थित है। ये दक्षिणी राजस्थान का जो प्रतापगढ़ है और बांसवाड़ा है उसके बीच का भाग क्या कहलाता है? 56 का मैदान। प्रतापगढ़ का जो भूभाग है वो किस प्राचीन नाम से जाना जाता है? वो काठल। ये किस नदी के किनारे स्थित है? माही नदी के। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का जो पठारी भूभाग है वो क्या कहलाता है? ऊपरमाल। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि ऊपरमाल कहलाता है। तो भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के बीच का जो पठारी भाग है, पठार वाला, उसे कहते हैं ऊपरमाल।
उदयपुर के आसपास का भाग कहलाता है गिरवा। जैसलमेर का जो भाग है वो कहलाता है माड, या कहें कि जैसलमेर का जो प्राचीन नाम है वो माड के नाम से प्रसिद्ध था। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि माड कहलाता है तो जैसलमेर। बागड़ क्षेत्र कहलाता है, एक तो है बांगड़ और एक है बागड़। तो बांगड़ शेखावटी के आसपास का क्षेत्र, शेखावटी और बीकानेर के आसपास का जो क्षेत्र है वो बांगड़। अणे की मात्रा ऊपर है, यानी चेहरे पे जब बिंदी लगाई जाती है तो सबसे ऊपर माथे पे लगाई जाती है। तो बीकानेर और शेखावाटी का जो क्षेत्र है वो राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र है। बागड़ जिसमें कोई अंक की मात्रा नहीं है, तो यहाँ ये जो क्षेत्र है दक्षिणी राजस्थान है। डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र हाड़ौती प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र था। कोटा बूंदी का क्षेत्र, हाड़ौती का पठार, कोटा बूंदी बारा झालावाड़। तो कोटा बूंदी के आसपास का जो क्षेत्र है वो हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि शेखावाटी के नाम से जाने वाला क्षेत्र है, तो शेखावाटी के नाम से जो जाना जाता है वो क्षेत्र है सीकर, झुंझुनू, चूरू का क्षेत्र। 3 जिले आते हैं शेखावाटी में। विद्वानों ने राजस्थान के मरुस्थली भाग से कौन सी नदी होने का अनुमान लगाया था? सरस्वती और द्वैस्वती नदियों के होने का। कालीबंगा, हनुमानगढ़, गणेश्वर, कालीबंगा है वो हनुमानगढ़ में है, गणेश्वर है वो सिक्कुर में है, गिलूंड है वो राजसमंद में है, आहड़ है वो झाड़ोल उदयपुर में है। ये किस प्रकार की संस्कृति है? तो ये ताम्र युगीन संस्कृति है। राजस्थान में नोह यानी भरतपुर, जोधपुरा जो कि जयपुर में है, सुनारी झुंझुनू में है, रेड टोंक में है आदि स्थानों पर पाई जाने वाली संस्कृति किस प्रकार की संस्कृति है? लोह युगीन संस्कृति। तो ताम्र युगीन संस्कृति हमने ऊपर देखी, लोह युगीन संस्कृति जैसे नोह भरतपुर की, जोधपुरा जयपुर की, सुनारी झुंझुनू की, रेड टोंक की आदि। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि लोह युगीन संस्कृति के पश्चात राजस्थान में किस प्रकार की संस्कृति का उदय हुआ? तो वो थी सलेटी रंग की चित्रित भांड वाली संस्कृति, जिसका नाम है सलेटी रंग की चित्रित भांड संस्कृति, यानी इसको इंग्लिश में प्रिंटेड ग्रे वायर भी कहते हैं, PGW। नेक्स्ट प्रश्न है कि टोंक को टाटा नगर की संज्ञा क्यों दी जाती है? क्योंकि यहाँ लोह सामग्री है, लोहे की जो सामग्री है वो प्रचुर मात्रा में मिलती है, इसलिए इसे राजस्थान का टाटा नगर की संज्ञा भी दी जाती है। टोंक की जो रेड है उसको वर्तमान में घंगर नदी का क्षेत्र स्थित है। तो प्राचीन सरस्वती और द्वैस्वती जो नदी होने के प्रमाण विद्वानों ने बताए हैं वहीं घंगर नदी स्थित है। मेवाड़ कहलाता है उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र। दक्षिणी राजस्थान का वो क्षेत्र जो उदयपुर, राजस्थान, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के आसपास है कहलाता है मेवाड़। मारवाड़ कहलाता है जोधपुर के आसपास का क्षेत्र। बागड़ कहलाता है, तो बांगड़ कहलाता है शेखावाटी के आसपास का क्षेत्र। अब हम बहुत कम समय में राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि वन लाइनर बनाए गए हैं, यह आपको पहले ही बता दिया कि वन लाइनर क्यों बनाए हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन होने से आप 3 ऑप्शन और भी पढ़ोगे तो उसमें कंफ्यूजन पैदा हो सकता है, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको ये होगा कि अपन ने तो ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, तो कौन सा सही है। तो जो बच्चे अभी तक कम तैयारी कर पाए हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए और वो एक अच्छे मार्क्स के साथ अपने एग्जाम को क्लियर कर लें, उनके लिए बनाई गई अपनी ये महत्वपूर्ण सीरीज है। तो नेक्स्ट अपन करने वाले हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। तो प्राचीन सभ्यताओं में कालीबंगा की सभ्यता कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगा सभ्यता कितनी वर्ष पुरानी मानी जाती है? तो 6000 जो वर्ष पुरानी है वो है कालीबंगा की सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता का नाम ये क्यों पड़ा कालीबंगा? काली मतलब काली, बंगा मतलब चूड़ियां। पंजाब में काली चूड़ियों को चूड़ियों को बंगा कहते हैं। काला यानी उनका रंग था। तो यहाँ पे यानी कालीबंगा में जब खुदाई कर रहे थे वैज्ञानिक, तो खुदाई में इनको काली चूड़ियां मिली थी, इसलिए इनका नाम पड़ा कालीबंगा। कालीबंगा किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ में।
सर्वप्रथम इस सभ्यता की खोज यानी कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने, जो साल थी 1952 की। तो अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज कब की? 1952 में। किस सभ्यता की खोज की? कालीबंगा सभ्यता की। 1961-62 में कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया? तो उत्खनन कार्य किया गया बीबीलाल और बीके थापर द्वारा। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो जूते हुए खेत के साक्ष्य हैं वो कालीबंगा सभ्यता में मिले। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि एक ही खेत में 2 फसलें उगाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? इनमें से कई प्रश्न अभी जो सीईटी हुआ है, जो ग्रेजुएशन लेवल का, उसमें आ चुके हैं। तो ये महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज मैंने आपके लिए तैयार की है। तो एक ही खेत में 2 फसलें उगने के जो साक्ष्य हैं कि वहां 2 फसलें उगाई जाती थी, वो मिले हैं कालीबंगा से। कब्रिस्तान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कब्रिस्तान के साक्ष्य भी कालीबंगा से मिले हैं। किस सभ्यता में पता चला कि मस्तिष्क की शोध बीमारी के इलाज का कार्य वहां होता था? तो कालीबंगा सभ्यता में ऐसे प्रमाण मिले हैं कि वहां जो मस्तिष्क में बीमारी होती है उससे संबंधित इलाज होता था। किस सभ्यता को हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता 2 भागों में बांटा गया है? तो ये कालीबंगा सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। उदयपुर शहर के आसपास बहने वाली नदी के तट पे कौन सी सभ्यता मिली है? आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है? 4000 वर्ष पुरानी है। धूलकोट के नाम से कौन सी सभ्यता जानी जाती है? आहड़ सभ्यता, क्योंकि ये मिट्टी में दबी हुई मिली थी सभ्यता। धूलकोट इस सभ्यता के को जाना जाता है। धूलकोट के नाम से कौन सी सभ्यता को जाना जाता है? आहड़ सभ्यता को। आहड़ सभ्यता कहाँ स्थित है? तो आहड़ सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा किया गया? खोज किसके द्वारा की गई? आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा की गई थी। आहड़ सभ्यता का उत्खनन का कार्य किया गया रतन चंद अग्रवाल और HD सांकलिया के द्वारा। लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति के नाम से जानी जाती है आहड़ सभ्यता। लाल काली मिट्टी के बर्तन कहाँ मिले हैं? आहड़ सभ्यता में। इस सभ्यता का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी रखा गया है, यानी आहड़ सभ्यता का दूसरा नाम है वो ताम्रवती नगरी रखा गया। गिलुंड सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? राजसमंद में। गिलुंड सभ्यता किस नदी के तट पे है? बनास नदी। किस संस्कृति को बनास संस्कृति, बनारस नहीं है, बनास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं? तो गिलुंड संस्कृति। गिलुंड सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा किया गया? बीबीलाल के निर्देशन में हुआ था। बागोर सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में स्थित है। बागोर सभ्यता किस नदी के तट पे है? कोठियारी नदी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं अपने। बागोर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? तो VN मिश्र के निर्देशन में बागोर सभ्यता का उत्खनन 1967 में हुआ था। किस सभ्यता से छेद वाली सुई? ये प्रश्न पूछा जा चुका है। किस सभ्यता से छेद वाली सुई मिलने के प्रमाण मिले? तो ये बागोर सभ्यता से। बागोर सभ्यता किस नदी के तट पे है? कोठियारी नदी। किस जिले में है? भीलवाड़ा में। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे साथ साथ याद हो रहा है। किस सभ्यता से कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? बागोर सभ्यता से। गणेश्वर सभ्यता का संबंध कहां से है? नीम का थाना सीकर से। कौन सी सभ्यता अंतः प्रवाही नदी तट काटली नदी है उसके तट पे स्थित है? तो काटली नदी के तट पर है वो गणेश्वर सभ्यता है। गणेश्वर सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? ये ताम्र युगीन सभ्यता है। ताम्र युगीन सभ्यता की जननी गणेश्वर सभ्यता को माना जाता है। यह प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि गणेश्वर सभ्यता है ताम्र सभ्यताओं की जननी। किस सभ्यता से तांबा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था? तो वो गणेश्वर सभ्यता से ऐसे साक्ष्य मिले हैं, ऐसे प्रूफ मिले हैं, ऐसा प्रमाण मिला है कि इस सभ्यता से जो तांबा था, एक धातु है तांबा, तो तांबा था वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो भेजा जाता था, जो कि सिंधु सभ्यता के स्थल हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो।
किस सभ्यता से प्राप्त तांबे के उपकरण पात्रों में 99% तांबा होने के प्रमाण मिले हैं? तो ये भी गणेश्वर सभ्यता है, क्योंकि गणेश्वर सभ्यता ताम्र युगीन सभ्यता की जननी मानी जाती है। प्राचीन सभ्यता बालाथल कहाँ स्थित है? उदयपुर में। बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? वीएन मिस्र के द्वारा। बालाथल सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? ये ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है। बालाथल सभ्यता है, उसका संपर्क किस सभ्यता से होने के प्रमाण मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता से। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है अपनी। मुझे उम्मीद है कि अगर आप अगले 5-10 मिनट यहां दोगे तो बहुत कुछ प्राप्त करने वाले हो और आपके एग्जाम में आपके मार्क्स इंप्रूव होने वाले हैं। ये दावे के साथ मैं आपको कह सकती हूँ। बालाथल सभ्यता का संपर्क किस सभ्यता से होने के प्रमाण मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता से ऐसे प्रमाण मिले हैं। अशोक का भामरू जो अभिलेख है या शिलालेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? बैराठ। और बैराठ कहाँ स्थित है? जयपुर में। बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, महादेव डूंगरी। बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी और महादेव डूंगरी का संबंध किस से है? बैराठ से, जो कि जयपुर में है। किस सभ्यता से अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का पुख्ता प्रमाण प्राप्त होता है? तो ये भी बैराठ सभ्यता से। मौर्य कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं बैराठ सभ्यता, जयपुर से। मौर्य काल से संबंध था, ये कहाँ से प्राप्त, जो सबूत हैं वो कहाँ मिले? वो बैराठ, जयपुर से। बैराठ सभ्यता का उत्खनन करने वाले जो विद्वान थे वो थे दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी और जो कैलाश नाथ दीक्षित। 3 विद्वानों के नाम हैं, दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? श्रीमाल। भीनमाल जो कि जालोर का एक कस्बा है या शहर है उसे कहते हैं, जो उसका जो प्राचीन नाम है वो है श्रीमाल। बैराठ सभ्यता जयपुर किस जनपद में स्थित थी? मत्स्य जनपद। जो भारत में प्राचीन महाजनपद थे, 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है पूरे भारत में, तो उन महाजनपदों में से राजस्थान में जनपद यानी जहां लोग रहते हैं, जन का मतलब लोग, पद मतलब भूमि, उस भूमि पे जहां पे लोग रहते हैं जनपद कहते हैं। जनपद जो बड़े कई जनपदों को मिलाकर जो बनाए गए उन्हें कहा गया महाजनपद। तो राजस्थान में कितने जनपद थे? कौन सा जनपद कहाँ स्थित था? तो राजस्थान में 16 महाजनपदों में से कौन सा जनपद स्थित है? कुरु, सूरसेन और अवंती। चित्तौड़गढ़ के आसपास का भाग किस जनपद में आता था? सीवी जनपद में। मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी राजस्थान में? विराटनगर। बैराठ जो कि जयपुर में है किस जनपद की राजधानी थी? मत्स्य जनपद की। अशोक के शिलालेख और अन्य मौर्य युगीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? विराटनगर जो कि बैराठ सभ्यता से संबंधित है, वहां से अशोक के शिलालेख मिले हैं। तो अशोक से, मौर्य वंश से और बौद्ध धर्म से बैराठ का संबंध है। अब जो अपना नेक्स्ट होगा वीडियो वो होगा राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित, और राजपूतों की उत्पत्ति के साथ साथ जो अन्य भी अपने प्रश्न होंगे